हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं बेस्ट 200 PYQs लिटरेरी टर्म्स को। तो गाइस, इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूं जिसमें मैंने 35 लिटरेरी टर्म्स को कराया है। आप इससे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। और सभी लिटरेरी टर्म्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो गाइज, बिना देर किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखना ना भूलें। चीज़ है गाइज, और ये क्विक रिवीजन है। मैंने ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया है और मैंने हर एक लिटरेरी टर्म को एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेरी फर्स्ट लिटरेरी टर्म है फ्लैट कैरेक्टर्स। तो फ्लैट कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे आर रिलेटिवली अनकॉम्प्लिकेटिव एंड डू नॉट चेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ए वर्क। एक प्ले में वो ट्रेजेडी हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है गाइस। उसके अंदर बिगनिंग से लेके एंड तक इस तरह के कैरेक्टर एज इट इज़ रहते हैं। इनके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता है। इन्हें कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। और इन्हें दूसरा नाम है इनका स्टैटिक। इनको स्टैटिक कैरेक्टर भी कहते हैं, यानी कि जो स्थिर रहते हैं बिल्कुल। जैसा इनका स्टार्टिंग में कैरेक्टर होता है वैसा ही लास्ट तक चलता रहता है। कोई चेंज यहाँ पर देखने को इनके कैरेक्टर में नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है गाइज हैरी पॉटर से। इसके अंदर क्रेब एंड गोयली दो कैरेक्टर्स होते हैं जो एंटायरली प्ले में चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज़ रहते हैं। और गाइज नेक्स्ट है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर क्या होते हैं गाइज? ये चेंज होते रहते हैं स्टार्टिंग में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये चेंज होता रहता है। इनका कैरेक्टर जो होता है स्टार्टिंग में कुछ और होता है, लास्ट में कुछ और होता है। और इनको डायनेमिक कैरेक्टर भी कहते हैं। तो दे आर कॉम्प्लेक्स एंड अंडरगो डेवलपमेंट सेंटेंस सफिशिएंटली टू सरप्राइज द रीडर्स। ये रीडर्स को भी सरप्राइज कर देते हैं अपने कैरेक्टर से कभी कभी। और सक्रिय और गतिशील रहते हैं गाइज। इसमें क्या हो सकता है कि एक सुपर विलेन हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी कहानी का प्रोटैगोनिस्ट यानी कि हीरो हो सकता है या हीरोइन हो सकती है गाइज। ये कैरेक्टर क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे बिल्डिंग रोमांस है गाइज, ये भी इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जो बिल्डिंग रोमांस है वो कैरेक्टर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चेंज होता रहता है, उसके कैरेक्टर में बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है सिंड्रेला का। जैसे सिंड्रेला को अगर हम देखें स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर जो उसकी स्टेप मदर होती है वो उससे एक नौकरानी का काम करवाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में एक वो क्वीन बनती है गाइज। तो वहाँ क्वीन के रोल में भी वो एकदम फिट बैठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसका एकदम कैरेक्टर चेंज हो जाता है आगे चल के। तो ये होते हैं राउंड कैरेक्टर। सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है गाइस, और कोशिश की है आपको बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में समझाने की। आई होप आपको ये सभी समझ आ रहे होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पढ़ने के लिए मिलें गाइस, और आपके एग्ज़ाम में एक अच्छी हेल्प हो जाए। आप इन्हें ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। एवेंट गार्ड देख लेते हैं गाइज, ये क्या होता है एवेंट गार्ड। तो जो एवेंट गार्ड होता है, दोज आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियन एक्सेट्रा हुज टेक्निक्स एंड आइडियाज़ आर मार्केटली एक्सपेरिमेंटल्स। जो स्पष्ट रूप से एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जिनके आइडियाज़, किनके जो आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं या फिर म्यूजिशियन होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं और उनकी जो टेक्निक्स होती है गाइज, वो स्पष्ट रूप से एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं एवेंट गार्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलोक्वल लैंग्वेज। अब ये कोलोक्वल लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ एवरीडे लैंग्वेज। ये डेली की लैंग्वेज होती है जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं, या फॉर्मल डिस्कशन हम इसको बोल सकते हैं गाइज, जनरल परलेंस इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है गाइज, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है डिफ़िकल्ट टू बिलीव। इट मे बी फ्रेज और ईडियम्स। जब हम अपनी लैंग्वेज में कभी कभी बोलते हुए फ्रेज और ईडियम्स का यूज़ करते हैं, बातचीत का एक ढंग होता है गाइज, ठीक है।
तो उनको हम ऐसी लैंग्वेज को जो ज़्यादातर फ्रेज वगैरह या फिर इडियम्स वगैरह अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसे ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए गाइज, तो इस तरह की लैंग्वेज को कोलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है एपिफोनी। एपिफोनी क्या होता है गाइज? ए हार्श मैन, ठीक है, हु हैज़ नो सिंपैथी फॉर अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एहसास ही नहीं होता दूसरे के दुख का, ऐसा उसे हार्श मैन कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के दुख को फील नहीं करता है, एहसास नहीं होता है उसे, दूसरे के प्रति संवेदना नहीं होती है गाइज, वो संवेदनशील नहीं होता है दूसरे लोगों के प्रति, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एपिफोनी टाइप का कैरेक्टर होता है वो। और मैंने यहाँ शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है गाइज। दिस इंडिकेट दैट द हैमलेट हैज़ रियलाइज दैट इफ़ ही कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट प्लान फॉर रिवेंज। देखिए प्ले में जो हैमलेट है, ठीक है, वो क्या है, रिवेंज के लिए एक परफेक्ट प्लान की तलाश में रहता है। पूरे एंटायरली प्ले में यही करता है वो। लेकिन इसके विपरीत जो उसका अंकल क्लोडियस होता है, ठीक है, उसको ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आती। वो एक हार्श कैरेक्टर होता है, ठीक है, एपिफोनी कैरेक्टर हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो उसी चीज़ का उसका फ़ायदा उठा करके और लास्ट में हैमलेट के मर्डर का ही प्लान बना देता है, ठीक है। यहाँ पर हम उसके अंकल के जो कैरेक्टर को एपिफोनी कैरेक्टर्स कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट विद द वर्ड सिंग हेवनली म्यूज। व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ बिगनिंग? इस तरह की बिगनिंग को हम क्या कहते हैं? जब वो अपने पैराडाइज लॉस्ट जो उसका प्ले है, एपिक है, उसकी स्टार्टिंग करता है तो वो हेवनली म्यूज को इनवाइट करता है और उनके सॉन्ग के साथ उसकी स्टार्टिंग करता है लिखने की, ठीक है। सिंग हेवनली म्यूज उनके सॉन्ग के साथ इसको स्टार्ट करता है लिखना। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि इसको क्या कहते हैं, कौन सा लिटरेरी टर्म है इसके अंदर? तो ये है एन इन्वोकेशन, इसको इन्वोकेशन बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कार्पे डाइम। इट एनकरेज अस टू सीज द डे instead of allowing anxiety and fear, means enjoy yourself while you can। तो जो कार्पे डाइम है गाइस, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कार्पे डाइम का मतलब है कि एक ऐसा दिन जिसे हमें सीज कर देना चाहिए। सीज द डे इसका मतलब होता है कि उस दिन को हम सीज कर दें फॉर एवर के लिए, हम हमेशा के लिए उसे याद रखें उस दिन को, क्योंकि वो हमें खुशी देने वाला दिन होता है, ये हमें एनकरेज करती है, ठीक है, ऐसा कुछ करने के लिए कि हम जो है एंजाइटी और फियर से अपने आप को फ्री करके और एंजॉय करें, ठीक है। तो एपिथेलियम क्या होता है गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। और एपिथेलियम होता है एक लिरिक और ओड रिटन इन ऑनर ऑफ अ ब्राइड एंड ग्रूम्स। लिरिक है ये जो गाया जाता है दूल्हा दुल्हन के सम्मान के लिए, मैरिड कपल के को सम्मानित करने के लिए ये सॉन्ग गाया जाता है। डेनोटेशन की बात करें तो डेनोटेशन का मतलब है कि जो प्राइमरी और डिक्शनरी मीनिंग होती है किसी भी वर्ड की, तो इसका मतलब है किसी भी वर्ड की प्राइमरी या डिक्शनरी मीनिंग। नेक्स्ट है कैनोटेशन। कैनोटेशन का मतलब है व्हाट द वर्ड इम्प्लाइज। जो कोई भी शब्द है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो वो शब्द अलग होता है, उसका कहने का कुछ और मतलब होता है, तो ये होता है कैनोटेशन। नेक्स्ट है गाइस मिथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। एन ओल्ड इमेजिनरी स्टोरी। तो जो मिथ होती हैं ये काल्पनिक कथाओं पर आधारित होती हैं। जो मिथ होती हैं इसमें सत्य कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मिथ्या होता है गाइस, उसी से आपको याद रह जाएगा मिथ क्या होता है। तो ये एक ओल्ड इमेजिनरी स्टोरी होती है, इमेजिन पे आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओबिसेंट मोटिव। जो ओबिसेंट मोटिव की अगर हम बात करें तो ए डीप रिस्पेक्ट, ए डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ फॉर आर नियर डियर। जब हम किसी अपने नियर डियर के लिए कुछ हट के आइडियाज़ लेकर आते हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट में,
ठीक है, तो उसको कहते हैं ओबिसेंट मोटिव। तो ये एलर्जी भी इसका एक एग्जाम्पल है ओबिसेंट मोटिव का, जब हम अपने नियर डियर के ऑनर में, सम्मान में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं स्पेशल। जो कैटास्ट्रोफी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर होती है तबाही। तो इट ब्रिंग द स्टोरी टुवर्ड ए लॉजिकल एंड। इसका मतलब है कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी को लॉजिकल एंड की तरफ लेके आती है। एंड में होती है ये, जैसे मैकबेथ डाइज इन ए फाइट विद मैकडफ। लास्ट में मैकबेथ की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, जबकि उसको बोला जाता है थ्री विचेज के द्वारा कि आपकी डेथ नहीं हो सकती, आपको कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो कोई नहीं मार सकता का मतलब ये था, उन्होंने कहा था जो अपनी माँ के पेट से पैदा है वो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकता। लेकिन मैकडफ क्या था, वो था सिजेरियन, तो इस वजह से मैकडफ ने उसका मर्डर इजली कर दिया, ठीक है। न्यूज़ जो लिखी है ये शैले ने लिखी है। किसकी डेथ पर लिखी है गाइस? कीट्स की डेथ पर लिखी है, ये आपको याद रखना है। हाइपरबोल होता है गाइस, ये मतलब एक बोल्ड एग्जेग्रेशन के रूप में ही होता है। यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है जो वो वास्तव में नहीं होती हैं, ठीक है। तो बोल्ड एग्जेग्रेशन का मतलब हाइपरबली से आप लगाएंगे तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लैंट राइम। जो स्लैंट राइम है, अगर हम इसकी बात करें तो टर्म मीन्स वर्ड दैट आर नॉट एग्जैक्ट राइम्स बट द साउंड आर सिमिलर। गाइज इसमें एग्जैक्ट राइम करने वाले सेम वर्ड नहीं होते हैं गाइज, लेकिन साउंड सेम होती है, वर्ड की साउंड सेम होती है, वर्ड सेम नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, द सनलाइट स्लैंटेड डाउन थ्रू द लीव्स, ठीक है, एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अब ऊपर देखिए लीव्स है और नेक्स्ट है ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट है दोनों वर्ड्स में और साउंड इनका सेम है। तो इस तरह से, इस तरह की राइमिंग स्कीम को हम कहेंगे स्लैंट राइम, ओके। एक्लोग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, देख लेते हैं। जो एक्लोग होता है, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ। जो एक्लोग होता है गाइस, ये पेस्टोरल लाइफ पर आधारित होता है, रूरल लाइफ पर, जो ग्रामीण लाइफ होती है, गांव की जो लाइफ होती है उस पर आधारित होता है। और इट इज़ ए शॉर्ट ड्रामेटिक पोयम। ये एक शॉर्ट ड्रामेटिक पोयम होती है। वी कैन से इट आइडल, इसको आइडल कह सकते हैं। और ये रूरल लाइफ यानी कि गांव की लाइफ से बिलोंग करती है। जैसे हम यहाँ पर एक सॉलिटरी रिपर है जो वर्ड्सवर्थ की, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी एक एक्लोग के रूप में ही है। पेस्टोरल पोयम है वो गाइस, गांव से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये भी एक एक्लोग का उदाहरण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट पिलग्रिम प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट है। पिलग्रिम प्रोग्राम किसने लिखा? तो ये जॉन बेनियन ने लिखा। मोस्ट फेमस क्रिश्चियंस एलगरी है और पब्लिश 1618। ये 1618 में पब्लिश्ड हुई थी गाइस, ठीक है। और ये क्रिश्चियन एलिग्री है, इसको क्रिश्चियन एलिग्री कहेंगे। पिलग्रिम प्रोग्राम ये बहुत फेमस है गाइस, जॉन बेनियन का ये फेमस वर्क है। कैंटो क्या होता है? कैंटो के बारे में जान लेते हैं। ए सब डिवीज़न ऑफ ए एपिक और नैरेटिव पोयम। जैसे कोई भी एपिक होता है या फिर नैरेटिव पोयम होती है, तो जैसे वो उसका एक सब डिवीज़न होता है। जैसे हम ले लेते हैं पैराडाइज लोस्ट को ही ले लेते हैं। पैराडाइज लोस्ट 12 बुक्स में आया गाइस, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया 12 बुक्स में। तो ये कैंटोज हैं इसके। और जैसे दांतेज डिवाइन कॉमेडी है, हैज़ 100 कैंटोस, इसके अंदर 100 कैंटोस है गाइस। तो कैंटोस इनको कहते हैं, इनका डिवीज़न कर दिया जाता है अलग अलग, ठीक है। तो ये 100 कैंटोस में आया, इसे कैंटोस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैरोल क्या होता है? कैरोल ए लाइट हार्टेड सॉन्ग,
ये एक लाइट हार्टेड, हमारे दिल को सुकून देने वाला सॉन्ग होता है। संग इन ए जॉयफुल मैनर, इसको जॉयफुल मैनर में गाया जाता है। और ये क्रिसमस टाइप का सॉन्ग होता है, जैसे क्रिसमस की आव पर जो सॉन्ग गाया जाता है वो इसी तरह का होता है। ये जो क्रिसमस की आव पर गाया जाने वाला सॉन्ग, इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो कैरोल टाइप के सॉन्ग होते हैं, ये हमारे दिल और दिमाग दोनों को शांति देने वाले सॉन्ग होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर आप अच्छी तरह से जानते हैं गाइस। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? इट इज ए रिदमिक स्ट्रक्चर। ये एक रिदमिक स्ट्रक्चर है यूज मोस्ट कॉमनली इन पोएट्री दैट फॉलोड अनस्ट्रेस लेवल बाय स्ट्रेस लेवल इन ग्रुप ऑफ 5। ठीक है, तो ये जो आयम्बिक पेंटामीटर है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है गाइस। मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ये पोएट्री में यूज़ होता है और पोएट्री में जो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो फॉलो किया जाता है स्ट्रेस लेवल के द्वारा इसके अंदर। और ये ग्रुप होता है 5 का, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। इसके अंदर जो हैं 10 सिलेबल होते हैं इसी तरह के, और 5 फीट होते हैं गाइस। तो ये 1 फीट होता है अनस्ट्रेस स्ट्रेस लेवल का। एक बार मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, आप यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। सॉरी, ये जो है ये एक फीट है गाइस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो इस तरह के ही 5 फीट होते हैं और इनको बोलेंगे, इसके अंदर 2 सिलेबल हैं। 1 फीट के अंदर कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं। ठीक है, तो 10 सिलेबल हो जाते हैं और 1 फीट हो जाता है। 10 सिलेबल और 1 फीट हो जाता है गाइस। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर इस तरह का होता है। 5 फीट के अंदर होता है। 5 ग्रुप जो यहाँ पर दिया है तो 5 फीट उसको बोलते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है गाइस ट्रोकी। ठीक है, ट्रोकी का क्या होता है? स्ट्रेस लेवल होता है जो अनस्ट्रेस लेवल के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ है साथ के साथ। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एफोरिज्म और एपिग्राम एक ही तरह की जो है लिटरेरी टर्म है गाइज। इन्हें सूक्ति कह सकते हैं एक तरह से, तो इन्हें सूक्ति कहते हैं। और ये शॉर्ट विटी पोयम होती हैं, ठीक है, या फिर इनको फ्रेज भी कह सकते हैं। क्लेवर वे में अपनी बात को कह देना। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो बच्चे को फिलोसफर बना दिया गया है, और जबकि फादर तो फादर होता है, लेकिन यहाँ बच्चे को ही फादर बना दिया गया है इंसान का। ठीक है, तो ये एक विटी वे में अपनी बात कहना होता है, और इसका मतलब भी एकदम राइट होता है गाइज। एक गहरी बात इसके पीछे छुपी होती है। तो ये एपिग्राम होते हैं या एफोरिज्म होते हैं, इस तरह के जो फ्रेज वगैरह होती हैं या फिर कोई शॉर्ट पोएम होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। लाइमरिक की अगर बात करें तो ये 5 लाइन की एक पोएम होती है गाइस। इम्पोर्टेंट है, आ चुकी है एग्ज़ाम में और आने की संभावना भी है। तो यहाँ पर इसकी राइमिंग स्कीम भी पूछ ली जाती हैं और इसकी लाइनें भी पूछ ली जाती हैं कि कितनी लाइन की ये पोएम होती है। तो ये एक ह्यूमरस पोएम होती है, 5 लाइन की होती है, और राइम स्कीम इसकी AABBA इस तरह की होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? कलेक्शन ऑफ लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग और पोएम ऑफन ऑन द सम सब्जेक्ट बाय डिफरेंट ऑथर्स। ये ऐसे और स्टोरी कुछ भी हो सकते हैं। जो एंथोलॉजी होती है गाइज, ये कलेक्शन होता है लिटरेरी वर्क का। डिफरेंट ऑथर्स के अलग अलग विचार होते हैं। कोई ऑथर्स उसी थॉट पर कोई पोएम लिख देता है, कोई ऑथर उसी थॉट पर कोई ऐसे लिख देता है, कोई स्टोरी लिख देता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्क को एंथोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं पैरोडी की। तो पैरोडी है ए लिटरेरी वर्क इन विच द स्टाइल ऑफ अनदर ऑथर इज क्लोजली इमिटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट। तो गाइज जो पैरोडी होती है कॉमिक इफेक्ट के लिए, कई बार ये एक लिटरेरी वर्क है जिसमें दूसरे जो राइटर्स हैं वो उसको इमिटेट करते हैं,
उसके स्टाइल को, दूसरे राइटर्स के स्टाइल को, या फिर उसकी बिल्कुल लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए। सीरियसली ये नहीं होता है, कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह का वर्क होता है पैरोडी। ओके, नेक्स्ट है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एंड रेफरेंस इन ए वर्क, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी वर्क का, लिटरेरी वर्क का, टू ए पर्सन, किसी पर्सन के लिए, या फिर प्लेस और इवेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आयरनिक कमेंट्स होती है, जो एल्यूजन होता है गाइस, ये आयरनिक कमेंट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? तो इल्यूजन होता है समथिंग दैट योर आइज टेल यू, कभी कभी तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वैसा होता नहीं है, जिसे कहते हैं हम दृष्टि भ्रम। ठीक है, वो हमें दृष्टि भ्रम हो जाता है, सही बात कुछ और होती है और हमें दिख कुछ और जाता है, तो इसे इल्यूजन कहते हैं गाइस। पेरीफ्रेसिस। तो पेरीफ्रेसिस क्या होती है? ये होती हैं कपटपूर्ण बातें। द यूज ऑफ ए लॉन्गर फ्रेजिंग इन प्लेस ऑफ ए पॉसिबल शॉर्टर फॉर्म इन डायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। तो गाइस ये किसी की पीठ पीछे हम जो कपटपूर्ण बातें करते हैं, किसी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी सुनाते हैं उसको, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बातें करना किसी के बारे में उल्टी सीधी, तो ये होती हैं पेरीफ्रेसिस, कपटपूर्ण बातें। नेमसेस क्या होती है? ये होती है नियति। नियति जो हमारे भाग्य में कई बार लिखा होता है, वो हमसे हो ही जाता है, उसे हम कहते हैं नियति। जैसे और इसका जो पनिशमेंट है उसको हमें फेस करना पड़ता है। ये हमारी कई बार पराजय होती है एक तरह से, और इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो ये पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व एंड कैन नॉट अवॉइड, जो भी जिससे भी ये गलती होती है तो वो डिज़र्व करता है उसे, और इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं नेमसिस। हमारसिया की बात कर लेते हैं गाइस। हमारसिया क्या होता है? आपको ये ट्रेजेडी में देखने के लिए मिलेगा। तो हमारसिया होता है एक जो कहानी में प्रोटैगोनिस्ट होता है गाइस, उसके द्वारा लिया गया गलत डिसीजन, उसको हम हमारसिया कहते हैं। एन एरर ऑफ जजमेंट बाय हीरो, जो हीरो है उसके लिए गलत डिसीजन ले लेना। ठीक है, ये हमारसिया होता है। सर्पेंटाइन वर्स क्या होता है गाइस? सर्पेंटाइन वर्स होता है लाइन और स्टेंजा। एक लाइन हो सकती है या फिर कोई स्टेंजा हो सकता है किसी पोइट्री में या पोयम में, जो शुरू होता है सेम वर्ड से और एंड भी उसी वर्ड से होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैन टू लोअर देमसेल्व्स प्रोट्रेट बिकमिंग स्लेव मैन। तो ये जो लाइनें हैं स्टार्ट भी मैन से हुई हैं और लास्ट भी इसका मैन से हुआ है। तो इस तरह की पोएट्री को सर्पेंटाइन वर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंजा गाइस। स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंजा होता है गाइस, किसी भी पोयम के अंदर हमें स्टैंजा देखने के लिए मिलेगा। ये अलग अलग तरह के स्टैंजे होते हैं। 6 लाइन स्टैंजा होता है, 4 लाइन स्टैंजा होता है, 9 लाइन स्टैंजा होता है, 7 लाइन स्टैंजा होता है गाइस। ठीक है, जिनके नेम भी अलग अलग है। जैसे 9 लाइन स्टैंजा को हम स्पेंसर स्टैंजा कहते हैं, 7 लाइन स्टैंजा को हम राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं गाइस। ठीक है, और 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वार्टरेन कहते हैं, क्वार्टरेन। और गाइस 3 लाइन स्टैंजा भी होता है जिसको हम टर्जा राइमा कहते हैं। ठीक है, तो और 2 लाइन स्टैंजा भी होता है जिसे हम कपलेट कहते हैं गाइस। तो ये अलग अलग टाइप का स्टैंजेस होते हैं जो फॉर्मल डिवीज़न होते हैं पोयम की फॉर्मल डिवीज़न इनको कहा जाता है। तो ये स्टैंजा होता है। द यूबिसेंट मोटिव। तो ये जो यूबिसेंट मोटिव है गाइस, ये लैटिन फ्रेज है एक तरह की। ठीक है, और जो इसका मतलब होता है वेयर होता है। वेयर मतलब ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन होता है एक तरह का, इसका आंसर भी इसी में छुपा होता है। ये एक फॉर्मूला होता है फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। पास्ट जो हमारा बीत चुका वक्त है या फिर जो हमारे एंसेस्टर हैं गाइस, ठीक है, वो जो अब नहीं है हमारे बीच में, उन पर हम लेमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। इट इज़ ए रेटोरिकल क्वेश्चंस फॉर दोज हु वर बिफोर अस, जो हमसे पहले थे। तो उनके लिए यहाँ पर वेयर आर, द वेयर आर का यूज़ हुआ है कि जो हमसे पहले थे वो अब कहाँ हैं, वो अब कहाँ हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा
होगा। ठीक है, जो हमसे पहले थे वो अब कहाँ हैं, जो सिकंदर था कभी वो अब कहाँ हैं। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या है गाइस, ये तो एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है और आने की संभावना भी है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, एंटायर लाइफ के बारे में लिखता है। ठीक है गाइस, तो ये होती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बात कर लेते हैं पैथेटिक फैलेसी की। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, पैथेटिक फैलेसी को इन्वेंटेड किया गया है जॉन रस्किन के द्वारा 1856 में। द फैलेसी ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ह्यूमन फीलिंग्स को दिखाया गया है इसके अंदर, जो पैथेटिक फैलेसी है गाइस। लाइनों में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो अल्फ्रेड टेनिसन की ये लाइनें हैं। द रेड रोज क्राइस एंड द वाइट रोज वीव्स। तो इनका एक वर्क है मूड। ठीक है, ये अल्फ्रेड टेनिसन की लाइन है, इसके अंदर इन्होंने ये लाइनें दी हैं। जो रेड रोज़ हैं वो क्राइज करते हैं, इनको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, एंड द वाइट रोज वीव्स। ठीक है, तो एक ह्यूमन की जो फीलिंग होती हैं वो इसके अंदर डाल दी गई हैं, तो इसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। नेक्स्ट पर पिकारेस्क नोवेल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस। जो पिकारेस्क नोवेल होते हैं हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। ठीक है, जो पिकारो है एक स्पेनिश वर्ड है, वहीं से इसका जो है इसको ड्राइव किया गया है, वहीं से इसको लिया गया है पिकारेस्क नोवेल को। और ये रग और रास्कल होते हैं इस तरह के जो नॉवेल्स होते हैं। चार्ल्स डिकन्स का एक पिकविक पेपर जो नॉवेल्स है वो इसी का एक उदाहरण है, चार्ल्स डिकन्स का पिकारेस्क नॉवल। ठीक है गाइस, और पोएटिक जस्टिस क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है गाइस। द आइडिया दैट द गुड रिवार्डेड एंड द एविल पनिश्ड। जो अच्छाई को रिवॉर्ड करने का और बुराई को पनिश करने का एक आइडिया होता है, ये होता है पोएटिक जस्टिस गाइस। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय थॉमस राइमर। इसको कॉइन किया है थॉमस राइमर ने 17th सेंचुरी में। इम्पोर्टेंट है गाइस, याद रखना है। पोएटिक जस्टिस को थॉमस राइमर के द्वारा कॉइनेट किया गया है 17th सेंचुरी में। ठीक है, और ये आइडिया है एक तरह का जिसमें गुड को रिवॉर्ड किया जाता है और एविल को पनिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है ओरिजिनेटर ऑफ डीकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शंस एक वर्ड है जो जैक डेरिडा ने दिया है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शंस ये जैक डेरिडा द्वारा दिया गया है 1930 से 2004 के बीच में। टू प्रूव, इसने क्या प्रूव किया है, द टेक्स्ट डज नॉट हैव एनी सिंगुलर मीनिंग। कोई भी टेक्स्ट जो होता है उसकी एक सिंगल मीनिंग नहीं होती है। इट कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड इन वेरियस वेज। इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है और अलग अलग तरीके से उसको समझा जा सकता है किसी भी टर्म को। ठीक है, तो किसी भी टर्म की एक सिंगल मीनिंग नहीं होती है, किसी भी टेक्स्ट की कोई सिंगल मीनिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब होता है डीकंस्ट्रक्शंस, जो जैक डेरिडा से रिलेट करता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सभी लिटरेरी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके बहुत काम आने वाली है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देख लेते हैं। एक टेक्निक्स होती है यूज बाय विलियम जेम्स ने इसको यूज़ किया है, विलियम जेम्स ने 1890 में इन हिज वर्क द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उनका एक वर्क आया द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स का। उन्होंने उस वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। वोल्टा क्या होता है, वोल्टा के बारे में जान लेते हैं। ए टर्निंग पॉइंट इन ए पोयम और सोनेट। वोल्टा होता है एक टर्निंग पॉइंट, किसी भी सोनेट या पोयम के बीच में ये आता है गाइस। ऑन इज ब्लाइंडनेस को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ऑन इज ब्लाइंडनेस की 8 लाइन के बाद ऑक्टेव और सेस्टेट में वो लिखा गया है। तो जो ऑक्टेव कंप्लीट होता है और सेस्टेट की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पर एक वोल्टा उसके अंदर आता है, टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इनफॉर्मल एसे क्या होता है।
तो जो इनफॉर्मल ऐसे होते हैं गाइस, ये इस तरह के ऐसे होते हैं, इसमें आप अपनी राइटिंग स्किल को शो कर सकते हो। ये एक अच्छा प्लेस होता है आपकी राइटिंग स्किल को शो करने का, आपकी नॉलेज को शो करने का। तो इन्हें पर्सनल और फैमिलियर ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये ब्लॉग या टाइप के हो सकते हैं, डायरी एंट्रीज वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं इनफॉर्मल ऐसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट सोनेट टू इंग्लैंड बाय, जो सोनेट है गाइस, इंग्लैंड में सबसे पहले जो सोनेट दिया किसने दिया सर थॉमस याट के द्वारा 1503 से 1542 के बीच में ये आए। फर्स्ट टाइम में जो सोनेट आए इंग्लैंड के अंदर, तो ये आए सर थॉमस याट के द्वारा। नेक्स्ट है मीटर इन पोएट्री। पोएट्री के अंदर मीटर क्या होता है, मीटर को जान लेते हैं। ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल। गाइस, जो पोएट्री के अंदर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का जो एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसी को हम मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मीटर। कहीं पर अनस्ट्रेस लेवल को फॉलो करता है स्ट्रेस लेवल, कहीं पर स्ट्रेस लेवल को फॉलो करता है अनस्ट्रेस लेवल, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है इसी को मीटर कहते हैं। चलिए स्पॉन्डी क्या होता है, स्पॉन्डी के बारे में जान लेते हैं। इक्वल स्ट्रेस फॉर बोथ सिलेबल्स, यानी कि दोनों सिलेबल्स जो होते हैं वहाँ पर इक्वल सिलेबल होते हैं, यानी कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखा है, स्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस आप देख सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टिल क्या है, डॉक्टिल स्ट्रेस फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस। जो डॉक्टिल होता है गाइस, ये भी क्या होता है, ये स्ट्रेस एक सिलेबल होता है फर्स्ट लाइन में, और उसको फॉलो किया जाता है दो अनस्ट्रेस सिलेबल के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक लास्ट में मैंने वर्ड भी दिया है, आपको मैं अच्छे से इसको थोड़ा समझा दूँ। ये वाला जो वर्ड दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो बाई है, ठीक है, ये बाई जो है ये एक स्ट्रेस लेबल है, ठीक है, बाई। फिर है सी और फिर है कल, तो यहाँ पर टू अनस्ट्रेस लेबल हैं, ये कल और सी, ठीक है, दो अनस्ट्रेस लेबल हैं। तो स्ट्रेस लेबल को फॉलो किया है टू अनस्ट्रेस लेबल्स ने, तो इसको कहेंगे हम डॉक्टिल। और स्पॉन्डी में क्या है गाइस, स्पॉन्डी में स्ट्रेस होते हैं दोनों सिलेबल क्या होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे कप केक यहाँ पर वर्ड दिया है मैंने, कप केक, तो कप और केक दोनों क्या हैं, स्ट्रेस सिलेबल हैं, ओके। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एनापिस्ट क्या है गाइस, एनापिस्ट टू अनस्ट्रेस लेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। एनापिस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, एक तरह से डॉक्टिल का अपोजिट हो जाता है। टू अनस्ट्रेस लेबल स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और स्ट्रेस लेबल एक जिसके द्वारा वो फॉलो किए जाते हैं। अंडरस्टैंड, ये वर्ड मैंने यहाँ पर आपको दिया है, अंडरस्टैंड, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। जो अंडरस्टैंड वर्ड है, एक मिनट, यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं इससे। तो अन और डर, ठीक है, दोनों जो हैं अनस्ट्रेस हैं, और स्टैंड जो है ये स्ट्रेस लेबल है, इसके द्वारा ये फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये है एनापिस्ट। डॉक्टिल और एनापिस्ट अपने आप में अपोजिट होते हैं गाइज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पिंडारिक ओड क्या होता है, पिंडारिक ओड के बारे में जानते हैं। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड, ये इसके कीवर्ड हैं गाइज, इसके अंदर आते हैं स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड। इनको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ओके। चलिए पिंडारिक ओड। हमारसिया के बारे में जान लेते हैं। हमारसिया ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, हमारसिया जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ए ट्रेजिक फ्लो और एरर दैट लीड्स टू ए कैरेक्टर्स डाउनफॉल, या फैटल फ्लो भी इसको कह सकते हैं, और इसे आई थिंक पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रिपीटेड है। तो ये एक जो हीरो होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है, उसके द्वारा लिया गया एक गलत डिसीजन होता है गाइस। हेरोइक कपलेट क्या है, एक कपलेट है गाइस, ये जाफरी चौसर के द्वारा कोइन किया गया है। इसको जाफरी चौसर ने
कॉइन किया है। और ये क्या होता है, 2 राइमिंग लाइन होती हैं गाइस। आइम्बिक पेंटामीटर में 2 राइमिंग लाइन होती हैं। यूज इन ज़्यादातर ये एपिक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सोनेट में लास्ट लाइन है, जैसे शेक्सपियर ने जो अपने सोनेट लिखे हैं उसमें लास्ट में एक कपलेट दिया है, तो ये वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर किसी प्लेस को भी हेरोइक कपलेट में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीट इम्पोर्टेंट है गाइस। कंसीट एंड विट आर द फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जो कंसीट और विट है ये फीचर्स हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के गाइस। जो जॉर्डन है उन्होंने इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को अपनी पोएट्री में यूज़ किया है। तर्जा राइमा क्या होता है? तर्जा राइमा होता है 3 लाइन स्टेंजा यूज बाई ऑट टू द वेस्ट विंड। ऑट टू द वेस्ट विंड जो शैली की पोएम है ऑट टू द वेस्ट विंड, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा तर्जा राइमा। इन्होंने तर्जा राइमा में इसको लिखा है और इसको टर्सेट भी कह सकते हैं। कपलेट 2 लाइन स्टेंजा होता है, ठीक है। ये सेम राइमिंग स्कीम का होता है जो कपलेट होता है, और 2 लाइन स्टेंजा होता है। क्वार्टेन 4 लाइन स्टेंजा होता है गाइज। और सेस्टेट क्या होता है? 6 लाइन का स्टेंजा होता है। राइम रोयल चौसरियन स्टेंजा हम इसको बोलते हैं, 7 लाइन स्टेंजा होता है गाइज। ये चौसरियन स्टेंजा भी इसको बोल सकते हैं और राइम रोयल स्टेंजा भी बोल सकते हैं, जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है। ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव 8 लाइन का स्टेंजा होता है। ओटावा राइमा भी हम इसको बोल सकते हैं। और स्पेंसर स्टेंजा होता है 9 लाइन स्टेंजा इन्वेंटेड इन हिज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। इन्होंने जो स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन एपिक पोएम लिखी है गाइस 1590s में, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेंगे 9 लाइन स्टेंजा, ठीक है। बात कर लेते हैं कथारसिस की। कथारसिस क्या होता है? द परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर अरोज बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ये भी एक ग्रीक वर्ड है गाइस, जो कथारसिस है, ठीक है। और ये क्या होता है गाइस? ये एक तरह की जो इमोशंस होती हैं और जो उसमें दया और डर और एक दया का भाव होता है, जो ऑडियंस देख रही होती है सामने हीरो के मतलब कैरेक्टर में क्या चेंज आने वाला है, उसके साथ क्या घटना घटने वाली है, ऑडियंस को पता होती है, लेकिन जो हीरो होता है उसको खुद नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला होता है। तो इसको कहते हैं गाइस कथारसिस। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है रोमियो और जूलियट का। इन द एंड दे डेड, वो लास्ट में क्या होता है? मर जाते हैं दोनों ही। क्यों मर जाते हैं? बिकॉज दे मेड मिस्टेक अंडर देयर चिल्डिश पैसन। क्योंकि वो मिस्टेक करते हैं अपने बचपने में आकर, ठीक है, अपने बचपने के लव में आकर वो मिस्टेक कर देते हैं और जिस वजह से दोनों की ही डेथ हो जाती है। तो ये होता है कथारसिस। पेरिपेसिया क्या होता है? पेरिपेसिया होता है इट इज़ ए टर्निंग पॉइंट इन ए ड्रामा एज द शिफ्ट ऑफ प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून फ्रॉम गुड टू बैड। जब वो गलत डिसीजन ले लेता है गाइस, ठीक है, जो एक टर्म है हमारसिया, जिसमें वो गलत डिसीजन लेता है, उसके बाद जो पेरिपेशिया आता है गाइस, उसके लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आता है गलत डिसीजन की वजह से, ठीक है गाइस, तो इसको कहते हैं पेरिपेशिया। एक ड्रामा में प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है स्टार्टिंग में, और एक गलत डिसीजन की वजह से क्या होता है, उसकी लाइफ एकदम उसकी ट्रेजिक फ्लो की तरफ मुड़ जाती है, उसका ट्रेजिक फ्लो फॉल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डुंग्स रोमन। बिल्डुंग्स रोमन्स क्या होता है गाइस? डील विद ए कैरेक्टर्स डेवलपमेंट। एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि बचपन से लेके फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, और फिर उसके कैरेक्टर में जो बदलाव आते हैं, जो उसकी थॉट्स में चेंजेस आते हैं, उन सबको हम बिल्डुंग्स रोमन्स के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल्स क्या होते हैं? एपिस्टोलरी नॉवेल्स ए लेटर फॉर्म ऑफ नॉवल। नॉवल जो लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं गाइस, उनको एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं, जो लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं।
गॉथिक नॉवल सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं गाइज, इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, सुपर पावर होती हैं इसके अंदर। कर्टल सोनेट क्या होता है, जान लेते हैं कर्टल सोनेट के बारे में। तो जो कर्टल सोनेट होता है इसलिए 10.5 लाइन्स राइमिंग ABC DCB DC, ठीक है गाइज। ये जो कर्टल सोनेट हैं ये 10.5 लाइन 10.5 लाइन का होता है, और जो मतलब वैसे इसे 11 लाइन का भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जो लास्ट लाइन होती है वो हाफ होती है गाइज, तो इसलिए हम इसे 10.5 लाइन का जो है स्टैंजा या कोई पोयम बोलते हैं जो कर्टल सोनेट होते हैं। और इनकी राइमिंग स्कीम भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है इनकी राइमिंग स्कीम ABC DCB B और DC। क्लोजेट कपलेट जान लेते हैं क्लोजेट कपलेट के बारे में। ग्रामेटिकल और लॉजिकल कपलेट होते हैं गाइज, बोथ लाइन आर इंडिपेंडेंट, दोनों लाइनें अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं दोनों लाइनें, तो इनको कहते हैं क्लोजेट कपलेट। ओपन कपलेट क्या होता है गाइज, इसी का अपोजिट होता है। ओपन कपलेट में दोनों लाइनें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। द फर्स्ट लाइन डिपेंड ऑन सेकेंड लाइन फॉर कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग के लिए पहली लाइन दूसरी लाइन पर डिपेंड होती है, तो इसको कहते हैं ओपन कपलेट। एनाफोरा क्या होता है, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, इसमें जो या तो क्लोज होती हैं या कोई वर्ड होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये होता है एनाफोरा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट वाज बार बार रिपीट हो रहा है, इट वाज और इट वाज, ठीक है गाइज। तो इस तरह के जो फ्रेज होती हैं या फिर क्लूज होती हैं, तो जब वो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको कहते हैं एनाफोरा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एनाग्राम, एनाग्राम क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड और फ्रेज बाय रीअरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड, किसी भी फ्रेज को या किसी वर्ड को रीअरेंज करके एक नया शब्द बना देना एनाग्राम होता है। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर लिया एल्बो, एल्बो से हमने नया वर्ड बनाया ब्लो, ठीक है। नाइट लिया, नाइट से हमने दूसरा वर्ड बना दिया थिंग। स्टेट लिया, स्टेट से हमने दूसरा वर्ड बना दिया यहाँ पर टेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नए वर्ड यहाँ पर बन गए हैं दूसरे, ठीक है। तो एनाग्राम इसको बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एनाग्रोराइजिस द हीरो रिकॉग्निशंस ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लो, गाइस जब हीरो को पता चलता है कि मैंने क्या गलती की है, जब उसको रियलाइज़ होता है, जब अपने ट्रेजिक फ्लो के बारे में वो रियलाइज़ करता है कि इस गलती की वजह से मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, तो इसको कहते हैं एनाग्नोराइसिस। ट्रेजेडी के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये वर्ड एनाग्नोराइसिस। नेक्स्ट है डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट क्या होता है, द एंडिंग ऑफ ए कॉमेडी हैप्पी एंडिंग। डेन्यूमेंट एक कॉमेडी के लास्ट में आता है जिसका मतलब होता है हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट है द स्कूल ऑफ एब्यूज़, ये एक सटायर है गाइस, ये स्टीफन गुजन ने उन राइटर्स के वर्क पर लिखा है जो नोटोरियस बुक्स लिखी हैं कुछ राइटर्स ने, उसके ऊपर इनका एक सटायर है ये स्टीफन गुजन का। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्हें फादर्स ऑफ लाई, कैटरपिलर ऑफ कॉमनवेल्थ, इन्हें फादर्स ऑफ लाई कहा है। कैटरपिलर ऑफ कॉमनवेल्थ जो पीरियड है उसका जो कैटरपिलर बता दिया है एलिजाबेथन और प्यूरिटन जो पोएट्स थे उनके लिए इन्होंने इसको यूज़ किया है स्टीफन गुजन ने, ठीक है। ये एक सटायर है उनके वर्क पर, द स्कूल ऑफ एब्यूज़। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की बात कर लेते हैं, डिस्कवरीज। डिस्कवरीज क्या है गाइज, ये एक क्रिटिकल वर्क है, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, क्रिटिकल वर्क है। नेक्स्ट है गाइज आर्ट फॉर आर्ट सेक, इम्पोर्टेंट टर्म है गाइज, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये एक स्लोगन है गाइज, coined in the early 19th century by French philosopher विक्टर कोजिन। विक्टर कोजिन ने इसको जो है कॉइन किया
ये एक स्लोगन है जो 19th सेंचुरी में दिया गया, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। इनका मतलब था कहने का जो आर्ट है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी मॉरलिटी की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म एक मोमेंट आया था गाइस, जो कॉइनेट किया गया था अलेक्जेंडर बूमगार्टन के द्वारा। एस्थेटिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस्थेटिज्म क्या है या इसको किसने कॉइन किया, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर बूमगार्टन ने इसको कॉइन किया है। और ये लिटरेरी वर्क के ऊपर ही था गाइस। यहाँ पर इनका मतलब था कहने का कि जो लिटरेरी वर्क है, जो राइटर लिखते हैं, उसका कुछ ना कुछ मोरल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर अपना ये स्लोगन दिया, आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब था कि कला का मतलब कला होता है, जो राइटिंग होती है, जो वर्क होता है राइटर्स का, वो अपने आप में ही एक आर्ट होती है। और आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब होता है कि किसी मॉरलिटी की वो मोहताज नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है हर काम से हमें मॉरलिटी मिले, हर वर्क से हमें मॉरलिटी मिले। इसका मतलब यहाँ पर ये था। और इसको मोस्ट फेमस बनाया था वाल्टर पीटर ने गाइस, ठीक है। तो ये वाल्टर पीटर भी इसमें इम्पोर्टेंट है। जो फेमस बनाया गया आर्ट फॉर आर्ट सेक को वाल्टर पीटर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है आर्ट फॉर लाइफ सेक। तो ये स्लोगन दिया है आर्नोल्ड ने। अगर पूछ लिया जाए कि आर्ट फॉर लाइफ सेक किसका स्लोगन है, तो ये आर्नोल्ड का है। और आर्ट फॉर आर्ट सेक किसका स्लोगन है गाइस, तो ये विक्टर कोजिन का है, ठीक है। वाल्टर पीटर भी इससे रिलेट करते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी गाइस, ये 3 टर्म्स हैं। और ये इन तीनों ही टर्म्स को किसने दिया है, टीएस इलियट ने दिया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तीनों ही टर्म टीएस इलियट के द्वारा दिए गए हैं। तो गाइज़ ये थे आपके लिटरेरी टर्म। 200 लिटरेरी टर्म्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं वीडियो के अंदर। पहली वीडियो में मैं 35 करा चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बाकी बच्चे मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। इनको अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टडी लगातार करते रहिएगा। गुड बाय।